Sri Akal, Adab. Welcome to the brand new series of the grand finale of Know Your Nature Quiz Contest. Ladies and gentlemen, on behalf of the entire team, I'm your host, Chanika Kashyap, and I extend my warm welcome to all of you present here. At the same time, I would like to thank you for taking out your time from your heavy schedule and marking this spectacular program with your glorious presence. Now it's time for me to call on stage my co-anchor, Shreya. Welcome. Thank you, Chanika. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका नो योर नेचर के फाइनल एपिसोड में। हमारे साथ आज मौजूद है हमारे chief guest, the guest of honor. He is from Jorhat. He is an environmental activist and he is a forestry worker. Apart from that, we all know him as he is popularly known as the Forest Man of India. And he is none other than Jadab Payang. Next expert we have with us is none other than Kanta Agarwal ji. She herself is a poet. Apart from that, she is the Vice President of Marwari Hindi Pustakalay Guwahati. Next expert we have with us is none other than Brahmananda Patiri. He is a forest officer and an environmentalist. We are here with the three best teams. So, once again, जोरदार तालियां हमारे इन तीनों टीमों के लिए। टेबल 1 पहले टेबल पर है मृगाक्षी भूया एंड देवज्योति वर्मा। Next, moving on to table 2. In table 2, we have Sudipta Chakraborty and Somajit Chaudhary. टेबल नंबर 3 हमारे साथ मौजूद है शिवांगी शंकर सर एंड जिंटी मोनी कोलिटा। सर, वेलकम टू आवर शो। जैसे कि हमारा शो नो योर नेचर आज ग्रैंड फिनाले में है, दो वर्ड्स हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। मैं जो काम करा है, प्रकृति के नियम राजनीति, अर्थनीति, धर्म नीति से श्रेष्ठ है और मैंने प्रकृति के नियमों को अपनाया है। 1965 की भयंकर बाढ़ में कोकिलामुख विशाल ब्रह्मपुत्र के प्रकोप में आ गए थे। उस समय मैं 8 या 9 साल का था। मेरे शिक्षक एक वनस्पति विज्ञानी थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि अकेले पेड़ लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको पौधों को बढ़ने में मदद करने की आवश्यकता है। उन्होंने मुझे जानवरों की खूबसूरत दुनिया से परिचित कराया। जब मैं 16 साल का था तो एक दिन मैंने देखा कि बहुत सारे सांप ब्रह्मपुत्र नदी के एक बंजर टापू पर मरे पड़े हैं। जब मैंने अपने बुजुर्गों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा जंगल के कम होते जाने से हो रहा है। मैंने वन विभाग से मदद मांगी, लेकिन वन विभाग वालों ने कहा कि यह बंजर जमीन है और यहां कुछ नहीं उगा सकता। हां, अगर तुम चाहो तो वहां बांस के पौधे उगाकर देख सकते हो। वन विभाग वालों ने शायद यह बात मजाक में कही थी, लेकिन मैंने इसे गंभीरता से ले लिया। 30 साल बाद उस जंगल में हिरण, बाघ, गेंडे और हाथी रहते हैं और आज स्थापना के 40 साल बाद जंगल में 40 गिद्ध भी रहते हैं। 25 जनवरी 2010 को जब जिंटू कलिता ने मुझ पर एक लेख लिखा, दुनिया को इस जंगल के बारे में पता चला। फिर दूरदर्शन, DY 365, टाइम्स ऑफ इंडिया आए। 5 दिनों के जांच के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने मुझे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने एक बार मुझसे कहा था कि आप दुनिया में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। आप जो कुछ भी करो, मानव जाति के कल्याण के लिए करो। अपने ज्ञान को स्कूल, कॉलेज
और विश्वविद्यालय के छात्रों तक पहुंचाओ। Thank you, sir. The man who planted forest, and the name of the forest is? Ulai Forest. Yes, we all know about that, and we are very glad to have a Padma Shri award person here. So guys, let me tell you, in the first round, we will present in front of you a glimpse of a tribe dwelling in Arunachal Pradesh. And that beautiful tribal community is the Adi community. We have to start our rapid question answer round because this is the round where we asked question and answers related to that community. Okay? पहले टेबल के लिए पहला सवाल, डोइंग बोटे क्या है? ऑप्शंस आर एक देवता, एक टोपी, एक राज्य। एक देवता। बिल्कुल सही। आदि समुदाय कहाँ से आए हैं? ऑप्शंस बोको, म्यांग, लोहो। लोहो। बिल्कुल सही। सोलुंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शंस आर नवंबर, सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर। बिल्कुल सही। आदि समुदाय चीन के कितने जातीय समूहों में से एक है? ऑप्शंस आर 56, 32 एंड 21। 56। ओके, करेक्ट। लोगों में आदि लोगों के साथ और एक जातीय समूह को भी मान्यता दी गई है। उस जाति का नाम क्या है? ऑप्शंस नागा, मिसिमी और सुरडेंगपन। मिसिमी। Correct answer. Now moving on to team B. Sudipta Chakraborty and Soumyajit Chaudhary. Are you ready? Yes. असमिया समुदाय आदि समुदाय को पहले किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आका, ऑप्शन बी अबोर, ऑप्शन सी अनगमी। अबोर। ओके, करेक्ट आंसर। तपु क्या है? ऑप्शन ए औजार, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य। ओके, करेक्ट आंसर। आदि ग्रुप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगिनी बोंकार, ऑप्शन बी अबर दफला, ऑप्शन सी मिरी। बंगिनी बंकार। ओके, करेक्ट आंसर। अबोर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता जाति, ऑप्शन बी युद्ध कला, ऑप्शन सी अवतार। स्वतंत्र जाति। ओके, करेक्ट आंसर। आदि लोग दूर गांव में कैसे सूचना भेजते हैं? ऑप्शन ए घंटा बजाकर, ऑप्शन बी ढोल बजाकर, ऑप्शन सी बांसुरी बजाकर। घंटा बजाकर। ओके, करेक्ट आंसर। तीसरे टीम के लिए पहला सवाल, लेलोंग क्या है? एक विशेष प्रकार के घंटा, ताबीज या एक महीने का नाम? एक विशेष प्रकार के घंटा। बिल्कुल सही। कीना नेना कौन है? ऑप्शंस एक आत्मा, एक देवता या एक देवी? एक देवी। एक देवी, बिल्कुल कीना सही। नेना एक देवी है। सोलुंग के दौरान सिंहासन और अस्त्र प्रदर्शन करने से क्या होता है? ऑप्शंस आर बच्चे स्वच्छ रहेंगे, ज्यादा फसल उगेंगे या ये लोग को बुरी आत्माओं से बचाएंगे? ये लोगों को बुरी आत्माओं से बचाएंगे। बिल्कुल सही। गुमिन सोइंग और पेडोंग नेनो कौन है? ऑप्शंस आर बीरी आत्मा या आदि देविया या गेमा? आदि देविया। बिल्कुल सही। आदि अविवाहित लड़कियां क्या पहनती है? ऑप्शंस गाले, कामिंग या साल? गाले। बिल्कुल सही। So guys, here we ended the first round and you all have done very well. अभी बारी है सेकंड राउंड की, बट उससे पहले भी बारी है स्कोर जानने की फर्स्ट राउंड। टीम एन को मिले हैं 10 पॉइंट्स। नेक्स्ट टीम बी टेबल 2 में है सुदीप्ता चक्रवर्ती और सौम्यजीत चौधरी को भी मिले हैं 10 पॉइंट्स। Next team, Team F in table 3, we have Sibangi Sankarshan and Jintimoni Kolita को फर्स्ट राउंड में मिले हैं पूरे 10 के टेबल। So by
बारी है अभी सेकंड राउंड स्टार्ट करने की, और सेकंड राउंड में हम आप सबको एक एक पोएम देंगे। अंत में आपको सारांश बोलना पड़ेगा, फिर हमारे एक्सपर्ट आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके। कंप्यूटर जी प्ले कीजिए पहले टीम के लिए पहला कविता। चिंता, जयशंकर प्रसाद। चिंता कातर बदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधमय स्रोत। बंधी महाबट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही, उतरा चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही हंसती सी पहचानी सी। ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्व बन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। हे अभाव की चपल बालिके री ललाट की खल्लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जल माया की जल रेखा। इस ग्रंथ कक्षा की हलचल री तरल गरल की लघु लहरी। मूविंग ऑन टू आवर एक्सपर्ट। तो आप इस कविता का सारांश मेरे सामने रखिए। इस पद्यांश में उन्होंने यही कहा है कि इस जो संसार है इसमें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिनको कभी चिंता ना हो। चिंता होने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारणों की वजह से चिंता उत्पन्न होती है जो एक व्यक्ति के भीतर को दहकती है। फिर भी उसके अंदर एक आशा होती ही है जो एक यौवन रूपी उत्साह और साहस भी देती है। मन के भीतर की जो दुख की ज्वालामुखी है वो कंपित होती है और वो दहकती है, जिसको प्रकृति सुनती है अकेले और चुपचाप से, और वो अपने मर्म वेदना को जब बोलता है तब प्रकृति बोलती है कि एक नव जीवन से तुम एक आगे बढ़ जाओ। ये जो संसारिक जीवन है उसमें प्रेम और कवि ने कहा है कि इसमें प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत चिंता रहती है और अगर बुद्धि और भाव हो हम उन चिंताओं को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। अतः चिंता के समय पर बुद्धि और भाव का सुउपयोग किया जा सकता है। इस कविता का मूल भाव यही है कि हर व्यक्ति के जीवन में चिंता रहती ही है, मगर अगर हम बुद्धि और भाव और अगर हमारे मन में शक्ति हो तो उन चिंताओं का हम पार कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। इसमें 2 लाइन है। आ चिंता की पहली रेखा हरी विश्व बन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मत वाली। तो आप बताइए कि इस कविता का संदर्भ लेके बताइए कि इस कविता में ये पंक्तियाँ किसके लिए और क्यों कही गई है। इसमें जो आपने जो पंक्तियाँ कही वो मनु यानी कि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, जो पहले देवता थे, उनके बारे में कहा गया है। क्योंकि जो मनु थे वो जब देवता थे स्वर्ग में तब उनको कुछ भी चिंता नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पर आए, जब जल प्रलय हुआ और कोई भी नहीं बचा तो उनके जो मन में चिंता आने लगी, और जो चिंता थी वो उनको प्रथम सी अनुभव हुई है। और ऐसा लगता है कि जब एक ज्वालामुखी फटने वाला है उसके पहले जो विस्फोट के होने से पहले जो एक कंपन होती है, वैसे ही उनके अंतर में इस चिंता ने कंपित कर दिया है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अगली कविता के लिए धन्यवाद मैम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टीम, नेक्स्ट टेबल, चौधरी एंड चक्रवर्ती। आर यू रेडी? यस। कंप्यूटर जी प्ले कीजिए अगला कविता। निराकार की पुकार, केदारनाथ सिंह। तुम मुझे चीन्हो न चीन्हो, बहुत संभव है कि कल तड़के तुम्हारे बिस्तरे पर एक छोटी सी किरण बनकर झरोके से गिरूं, या एक झोंके की तरह आकर कंपा जाऊं तुम्हें, या चुप तुम्हारे बगीचे में एक छोटा सा नया पौधा कहीं बनकर उगूं, या फिर तुम्हारी बाह पर सहसा विजय की कांपती जयमाल बनकर चूपहूं, या कुछ नहीं तो बहुत संभव है किसी सागर किनारे दूर पर जाते हुए जलयान की शुभकामना में एक बुझती सांझ का रुमाल बनकर हिल उठूं, एक नन्हा बीज में अज्ञात नवयुग का आह कितना कुछ, सभी कुछ, न जाने क्या क्या, समूचा विश्व होना चाहता हूं। भोर से पहले तुम्हारे द्वार, तुम मुझे देखो न देखो, कल उगूंगा मैं। निराकार की पुकार, एक्सपर्ट। तो आप मुझे इसका सारांश बता दीजिए। कवि केदारनाथ सिंह ने अपनी इस कविता निराकार की पुकार में निराकार रूपी ईश्वर का वर्णन किया है। हम सबको यह बात पता है कि हमारे ब्रह्मांड के रचयिता ईश्वर हैं, अर्थात भगवान। भगवान ने ही इतनी सुंदर धरती को बनाया है, और धरती ही नहीं,
प्रकृति का भी उत्पन्न ईश्वर ने ही किया है। और ईश्वर ने इस प्रकृति को जब बनाया है, इसे ईश्वर ने कई धरोहरों से समृद्ध भी किया है। उन धरोहरों में जैसा कि हम देख सकते हैं कविता में उल्लेख है सूर्य का, जल का और वायु का। इन धरोहरों के बिना शायद मानव का अस्तित्व ही ना हो। धरती में इन धरोहरों की वजह से ही मानव का अस्तित्व संभव है। और कवि इन 3 धरोहरों को ही मूल रूप से प्रकाश में ला रहे हैं और प्रकाश में लाकर वे इन 3 धरोहरों को मानव जीवन से इनका संबंध बता रहे हैं। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि कवि केदारनाथ सिंह ने इस कविता में वर्णन किया है ईश्वर का। हम सबको पता है कि ईश्वर का ना कोई आदि है और ना कोई अंत, वे अनंत हैं। वे ऐश्वर्य एक शक्ति हैं जो कि हम सब में मौजूद हैं। प्रकृति के कण कण में ईश्वर का वास है, चाहे वो जल हो या सूर्य हो या वायु, इन सब में ईश्वर भली भांति मौजूद हैं। प्रकृति शायद से ईश्वर का सबसे अनमोल सृष्टि है और इस सृष्टि को कवि ने हमारे भलाई के हेतु बनाया है। इसी भाव को स्पष्ट किया है कवि केदारनाथ सिंह ने। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने। बहुत संभव है किसी सागर किनारे दूर पर जाते हुए जलयान की शुभकामना में एक बुझती सांझ का रुमाल बनकर हिल उठूं। तो बताइए क्या दृश्य उत्पन्न किया है यहाँ पर। इन पंक्तियों से कवि यह दर्शाना चाहते हैं कि एक जलयान अर्थात एक नाव जो कि पूरे सागर में तैर रहा है, क्षितिज की ओर बढ़ता है और उस क्षितिज की ओर बढ़ते हुए उसे समय लगता है और इस समय लगने की क्रिया को कवि इस प्रकार से दर्शाते हैं कि एक रुमाल, इस रुमाल से कवि आकाश को स्पष्ट करना चाहते हैं कि आकाश जिस प्रकार से सांझ के समय एक मझौला रंग ले लेता है, अर्थात ना वो दिन होता है ना वो रात, एक मझौला रंग ले लेता है। और उसी रंग में कवि शायद से भगवान के सानिध्य को महसूस कर सकते हैं और वो इन्हीं पंक्तियों में ये स्पष्ट करते हैं कि भगवान के सानिध्य से ही वे उस जलयान की शुभ यात्रा और अर्थात उसकी यात्रा सुगममय होगी। चलिए, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। थैंक यू Thank you, मैम। ma'am. Very well done, Team N and Team B. Now it's time for Team F. Are you ready? शिवांगी and जिंती मोनी? कंप्यूटर जी प्ले कीजिए अगला कविता टीम एफ के लिए। बादल को घिरते देखा नागार्जुन। शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारु कानन में शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों में कुंतल को साजे इंद्र नील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गलों में कानों में कुबलय लटकाए शतदल लाल कमल वेणी से रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर नरम निदाम बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे मदिरारूण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा बादल को घिरते देखा। तो आप इसका सारांश बता दीजिए। इस कविता में कवि ने अपने हिमालय की यात्रा के दौरान अपने अनुभव को मनोहारिक चित्रण से वर्णन किया है। कवि ने कहा है कि देवदार के जंगलों में नदियाँ झरने कल कल कर बहती हैं। वहाँ पे लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से कुटिया बनी हैं जहाँ पे फूलों की माला नीवम के आभूषण पहने हुए लोग बसते हैं। किन्नर मुदिरा पान किए हुए जो मृगछाल की आसन है उसमें बैठकर बांसुरी बजा रही हैं। कवि ने ये कहा है कि जब ये सब होता है वहाँ पे जो बादल चारों दिशाओं से आते हैं उस पर्यावरण की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। अतः कवि ने ये कहा है कि मनुष्य और प्रकृति का अगर मेल हो जाए तो इससे ज़्यादा खूबसूरती की बात और कोई नहीं हो सकती। बहुत सुंदर व्याख्या की आपने। चलिए अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा।
प्रकृति और मनुष्य दोनों में से कौन स्वतः यथेष्ट है? आप अपने उत्तर को प्रतिपादित करें। जैसे हम लोग प्रकृति के ऊपर निर्भर है सभी कामों के लिए, जैसे हम वृक्ष के ऊपर निर्भर है और फिर जल के ऊपर निर्भर है, वायु के ऊपर निर्भर है, सूर्य के ऊपर निर्भर है। प्रकृति के बिना हम कुछ नहीं। तो इसीलिए प्रकृति हमसे ज़्यादा आत्मनिर्भर है, क्योंकि वो खुद अपने आप को काम चला सकती है। प्रकृति हमारे बिना रह सकती है, लेकिन हम प्रकृति के बिना कभी नहीं रह सकते। हम प्रकृति का एक छोटा सा अंश है। बिल्कुल, प्रकृति अपने आप में संपूर्ण है, उसको हमारी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे वो अपना खाना बनाने के लिए धूप और पानी लेती है, अपना खाना बना लेती है। उसे जो करना है अपना काम स्वतः कर लेती है। उसे हवा चाहिए, वो पेड़ों से चला देती है। उसे जीव जंतु चाहिए, उसके जीव जंतु उसके पास है। वो लोग अपनी फूड चेन, जिसे आप बोलते हैं खाद्य जो श्रृंखला है, वो अपने आप चलती है। वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। हम मनुष्य है जो उनके ऊपर निर्भर है। सही है? थैंक यू, वेरी वेल सेड। कठिन प्रतिस्पर्धा की एक श्रृंखला के बाद 3 टीमों ने इस खेल के फाइनलिस्ट के रूप में प्रवेश किया। तीनों टीमें अपने अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ के रूप में उभरने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसी क्षण कहानी में एक मोड़ आता है। खेल अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है जब विशेषज्ञ दूसरे दौर के परिणामों को स्थगित कर देते हैं। पर क्यों? क्योंकि खेल अंतिम एपिसोड तक जारी रहेगा और इस समय थोड़ा सस्पेंस तो बनता है। तब तक इंतजार करें कि अंत में ट्रॉफी और 1 लाख रुपए के नकद पुरस्कार का दावा कौन करता है। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए अलविदा।